ये मैं हूँ एक स्पीडिंग ट्रेन के ऊपर, और ये मैं हूँ एक हॉट एयर बलून में इंटरनेट पर मोस्ट डिबेटेड साइंस क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। जैसे कि मेरा हॉट एयर बलून पायलट कहता है कि वो मुझे कहीं भी उतार सकता है, लेकिन यहाँ तो स्टीयरिंग व्हील जैसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर इसे चलाते कैसे हैं? तो स्टीयर करने। और अब मैं ट्रेन के ऊपर हूँ ताकि पता कर सकूँ, जब आप ट्रेन के अंदर कूदते हैं तो उसी जगह क्यों लैंड करते हैं, लेकिन ट्रेन के ऊपर कूदते हैं तो नहीं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक रहा, क्योंकि आज हम फिजिक्स और इंजीनियरिंग के 5 पजल्स को आसान डेमोन्स्ट्रेशन से इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक हमारा गोल सिर्फ ये नहीं कि आपको सही जवाब पता हो, बल्कि ये समझ आए कि वो सही क्यों है। स्टार्ट करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक साइंस रिडल है जो ज्यादातर लोग गलत गेस करते हैं। फर्स्ट मैन मेड चीज कौन सी थी जिसने साउंड बैरियर तोड़ा था? मतलब कोई चीज जो 767 माइल्स पर आवर से तेज जाए, साउंड की स्पीड पार करे और सुपर लाउड सोनिक बूम क्रिएट करे। तो क्या सोचते हो? ज्यादातर लोग जिनसे मैं पूछता हूँ कहते हैं कि बुलेट या रॉकेट या फिर जेट प्लेन। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लगभग 5000 साल पहले की। क्योंकि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसने साउंड की स्पीड को तोड़ा था वह एक चाबुक। जो आवाज आपने सुनी वो सच में सोनिक बूम था। इसका मतलब अपने स्पीड के पीक पर चाबुक का सिरा तेज है 767 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा। अगर आपने सही आंसर दिया तो एक बोनस क्वेश्चन का टाइम है। पहली बार आपने खुद कब सुना था सोनिक बूम? ये रहा आपका क्लू। लगभग तय है कि सबके पास इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है लाखों सालों से। बिल्कुल सही, थंडर। बेसिकली लाइटनिंग हवा को सन की सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे हवा इतनी तेजी से फैलती है कि ये साउंड बैरियर तोड़ देती है और हमें मिलता है सोनिक बूम। और अगर इस मजेदार नॉलेज ने आपके दिमाग को अच्छा फील कराया, आओ, उसे एडिट में और कूल बना देना। हाँ, तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास 6 और हैं, जिसमें नंबर 2 पर है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कूलर से ड्रिंक्स निकालते हैं तब भी जब उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है, रेगुलर कोक डूब जाता है लेकिन डाइट कोक तैरता है? ऐसा क्यों होता है? हमारा पहला क्लू ये है कि हमें पता है लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये कॉर्क तैरता है और ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये बोल्ट डूबता है। ये बात अलग अलग चीजों पर ही नहीं, अलग अलग लिक्विड्स पर भी लागू होती है। जैसे सलाद ड्रेसिंग में लेस डेंस ऑयल ज्यादा डेंस विनेगर पर तैरता है। और सच में जब हम लेबल्स को कंपेयर करते हैं तो आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे। रेगुलर कोक में 3 चम्मच से ज्यादा असली शुगर होती है, जिससे ये कैन डाइट कोक से ज्यादा डेंस हो जाता है, जिसमें बस आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा कम डेंस है पानी से, इसलिए ये तैरता है, जबकि वो थोड़ा ज्यादा डेंस है पानी से, इसलिए वो डूब जाता है। लेकिन हम इसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। यहाँ मैंने एक वॉल बनाई है जिसमें 8 अलग अलग हाउस होल्ड लिक्विड्स भरे हैं, जैसे कि हनी, डिश सोप, बेबी ऑयल। और जैसे आप नीचे जाते हैं ये नेचुरली इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से जमा होते जाते हैं। अगर हम बहुत सारी गोल्फ बॉल्स इसमें डाल दें तो वे सारे लेयर से गुजरते हुए और बंद कोक कैन की तरह नीचे तक जाएंगी, जब तक कि उन्हें अपने से ज्यादा डेंस लेयर न मिले। तब गोल्फ बॉल्स वहीं रुक जाएंगी और उस लेयर के ऊपर टिक जाएंगी। क्या सच में? मतलब हर लेयर पर अलग आइटम रुक सकता है। अरे वाह! बस आपको जितना मानना है उससे ज्यादा टाइम लगाना होगा। कूल! काफी सारे आइटम्स टेस्ट करने होंगे। ये तो एक डाइस रोल है, मगर जब इसका इतना कूल रिजल्ट दिखता है तो वेस्टेड टाइम का कोई अफसोस नहीं रहता। बाय द वे, आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल और डिश सोप से ग्लास भरें और लेगो गाय को उसमें गिरा दें जैसे वो समंदर की सैर कर रहा हो। ये तो हाउस होल्ड लिक्विड्स के साथ काम करता है, लेकिन अगर लिक्विड मेटल जैसा हो तो? क्योंकि ये बोल है 11 किलो मर्क्यूरी का, यहाँ तक कि हाथ डुबाना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक असली कास्ट आयरन एनविल लूं तो ये डाइट कोक की तरह तैरेगा। चलो इसे टेस्ट करते हैं। देखो इसे, मतलब मुझे इसका साइंस समझ आता है, पर फिर भी ये दिमाग हिला देता है। ये असली कास्ट आयरन है, ये भारी है, फिर भी जब इसे मर्क्यूरी में डालते हैं तो ये कॉर्क की तरह तैरता है। चलो एनविल्स के साथ तैरते हैं। तीसरे नंबर के लिए कुछ टाइम पहले मैंने 17वीं सदी के एक फेमस मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा था। उसने देखा कि जब वो अपने घर में कई पेंडुलम क्लॉक्स को टांगता था तो वे एंड में अपनी स्विंग्स को एक साथ सिंक कर देती थी और फिर उसी तरह रहती थी। तो उसने सोचा, जैसे मैंने पहली बार पढ़ते समय किया था, ये पूरी तरह मैकेनिकल क्लॉक्स जो एक दूसरे को छू नहीं रही थी, कैसे किसी तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही थी और कुछ टाइम बाद पूरी तरह से एक साथ स्विंग के लिए अग्री हो गईं। और चूंकि क्रंच लैब्स का अनऑफिशियल मोटो है थिंक लाइक एन इंजीनियर, मैंने इसे खुद टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। तो हमने 4 क्लॉक्स ली और उन्हें दीवार पर लगा दिया और 4 दिन बाद
कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप इंजीनियर की तरह सोचते हैं तो आप जानते हैं कि ये फेलियर नहीं, एक क्लू है। तो मैंने कहानी को फिर से पढ़ा और एक इम्पोर्टेंट डिटेल पकड़ी जो मैंने पहली बार मिस कर दी थी। घड़ियां उस तरह से दीवार पर नहीं लगी थी जैसे हम आज सोचते हैं। उसने कहा कि वे उसी लकड़ी की बीम पर लगे थे जो दीवार का पार्ट था। और 17वीं सदी के कंस्ट्रक्शन मेथड्स को देखते हुए बहुत चांस है कि उस बोर्ड में थोड़ा हिलना डुलना था, और वो हिलना बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल है। मेरा ये मतलब है, अगर मैं इस स्लेज हैमर पेंडुलम को नीचे घुमाऊं जबकि मैं जमीन पर खड़ा हूं, तो आपको बस पेंडुलम ही हिलता नजर आएगा। लेकिन अगर मैं स्केट बोर्ड पर खड़ा हूं जहां मैं स्टेबल नहीं हूं, आप देख सकते हैं कि पेंडुलम वाकई में मुझे धक्का दे रहा है और मुझे भी हिला रहा है। अब ये है मजेदार हिस्सा, क्योंकि घड़ी बीम से मजबूती से जुड़ी है, वो बीम थोड़ी बहुत स्केट बोर्ड की तरह काम करती है। तो ये झूलते पेंडुलम बेहद हल्के से दीवार को हिला रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे घड़ियां बीम को थोड़ा बहुत धक्का दे रही हैं, वैसे ही वे एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर कोई घड़ी बाकियों से आउट ऑफ सिंक है, तो टाइम के साथ ये छोटे छोटे धक्के उसे सिंक में ले आते हैं। तो ये सब पता करने के बाद हमने उन 4 घड़ियों को लिया और इस बार उन्हें एक बीम पर लगाया जो दीवार से थोड़ा बहुत हिलने की एबिलिटी के साथ जुड़ी थी। और इस बार 4 दिन बाद फिर से कुछ नहीं हुआ, जो फिर से एक क्लू था, कोई फेलियर नहीं। जैसा कि निकला, पेंडुलम क्लॉक्स को सच में काम करने के लिए आपको घड़ी और पेंडुलम के मास का बहुत प्रिसाइज रेशियो चाहिए, जैसे यहाँ सेट किया है। मैं परफेक्ट पेंडुलम क्लॉक नहीं ला सका, तो यहाँ 140 पेंडुलम के साथ एक बोर्ड है जो आसानी से आगे पीछे हिल सकता है, जिससे हम वही फिनोमेना देख सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। थोड़ी हेल्प चाहिए। ये सच में मेरी देखी हुई सबसे कूल चीजों में से एक है। ये तो जैसे एक स्टॉर्म ट्रूपर्स की टोली है। और ये दिखाने के लिए कि कैसे जल्दी से ये सिंक हो जाते हैं, यहाँ अनइंटरप्टेड टेक है ताकि आप देख सको कैसे 1 मिनट से कम टाइम में केओस ऑर्डर में बदल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इन्हें पूरी तरह से रैंडम शुरू किया था, लेकिन 1 मिनट से भी कम टाइम में ये स्विंगिंग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं जब तक ये सब एक साथ झूलने नहीं लगते, जैसे 400 साल पहले मैथमेटिशियन के घर के क्लॉक्स में होता था। नंबर 4 पर आते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब भी आप पूरा चांद देखते हो, ये हमेशा वैसा ही दिखता है। दूसरे वर्ड्स में, ये सेम साइड होता है पिक्चर्स में भी। तो दूसरी तरफ क्या? हम मून की दूसरी तरफ नहीं देख पाते क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर एकदम सिंक में घूमता है, इसलिए हम बस उसकी गूगली आंखों को ही देख पाते हैं। लेकिन ये तो कमाल है, क्या चांस है कि ये परफेक्टली सिंक हो जाएं? इसे हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं। हालांकि ये अनलाइकली है, लेकिन आप इसे हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सभी प्लैनेट्स और उनके मून्स में देख सकते हैं। और ये सिंपल डेमो हमें सही मेंटल मॉडल देगा। अगर मून परफेक्टली स्फेरिकल और बैलेंस होता तो वो ऐसे घूमता और किसी एक साइड का अर्थ के साथ लाइन अप होने का चांस नहीं होता। लेकिन मून परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। टाइम के साथ अर्थ के ग्रेविटी के पुल ने इसे थोड़ा ऑब्लॉन्ग बना दिया है, जिसे हमने यहाँ थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है। पर अब आप देखेंगे कि मून का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस एक्सिस के साथ बिल्कुल लाइन अप नहीं करता जिस पे वो घूमता है। अब चाहे मैं इसे कैसे भी घुमाऊं, मून का भारी साइड हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी सोर्स की तरफ रहता है, जो कि हमारे अर्थ का सेंटर होता है। और आपको पता है, स्पेस में मून के लिए नियरेस्ट एक्चुअल ग्रेविटी सोर्स अभी भी अर्थ का सेंटर है। मतलब मून का वही हिस्सा हमारी तरफ खींचता रहेगा जैसे हमारे मॉडल में है। और इसका मतलब है कि इस प्लेनेट पर हर लिविंग थिंग जिसने मून की तरफ देखा है, उसने हमेशा वही जाना पहचाना चेहरा देखा है और ये कभी नहीं बदलेगा। अब लास्ट 3 पर जाने से पहले, जिसमें ये भी शामिल है कि हॉट एयर बलून्स कैसे चलते हैं, अगर आप मेरी तरह हैं और जब आप कुछ नया सीखते हैं तो वो आहा मोमेंट पसंद करते हैं, तो मेरे पास आपके लिए ग्रेट न्यूज है, क्योंकि उसी आहा मोमेंट के लिए मैंने क्रंच लैब्स बनाया। ये तो मार्क रोबर का इंजीनियरिंग बॉक्स है, जहाँ आपको हर महीने मेल में एक सुपर फन टॉय मिलता है, जिसके साथ एक वीडियो आता है जिसमें मैं आपको इसके पीछे लगने वाली सारी कूल फिजिक्स सिखाऊंगा। तो अगर आप अपना खुद का टॉय बनाकर उन आहा पलों का भरपूर मजा लेना चाहते हैं, तो बस crunchlabs.com पर जाकर और जानें। और अब मैं ट्रेन के ऊपर हूँ ताकि पता कर सकूं, जब आप ट्रेन के अंदर कूदते हैं तो उसी जगह क्यों लैंड करते हैं, लेकिन ट्रेन के ऊपर कूदते हैं तो नहीं। हम अभी जंप की बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या हमें कोई क्लू मिलता है इस छोटे से टेस्ट में, जिसमें 2 लेगो गाइज हैं, एक अंदर और एक ट्रेन के ऊपर, लेकिन वो पानी में है। अब मैं इस स्ट्रिंग को खींचने वाला हूँ, जिससे ट्रेन का डिब्बा आगे बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि इन लेगो गाइज के साथ क्या होगा। रेडी? चलो शुरू करें।
क्या आपने ये देखा? अब क्योंकि ये टेस्ट पानी में था, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि ऊपर वाला बंदा गिर जाएगा और नीचे वाला ठीक रहेगा, है ना? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले बंदे को सारा स्टिल वाटर पार करना पड़ेगा और पानी उसे पुश भी करेगा, जबकि ट्रेन के अंदर वाला बंदा अंदर बंद है। तो कार में सब कुछ इंक्लूडिंग वाटर ट्रेन के साथ चल रहा है। तो मैं आपको पानी में मॉडल ट्रेन पर खड़े इस लेगो गाय को क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि असल में ये ऐसा ही है जैसे मैं हवा में असली ट्रेन पर खड़ा हूँ। पानी की तरह हवा भी एक फ्लूइड है। ये बस पानी जितनी डेंस नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये फ्लूइड की तरह कैसे मूव करता है। यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेशन में ब्लो ड्रायर से आने वाली गर्म हवा दिखाई गई है। तो जब ट्रेन हवा में चलती है, वो फ्लूइड के बीच से गुजर रही होती है। इसे समझने के लिए चलो मुझे हीलियम के बलून से रिप्लेस करते हैं। तो बताओ यहाँ क्या होगा? अंदर का बलून सीधा रहेगा, क्योंकि जैसे पानी में होता है वैसे ही उसके आसपास की हवा ट्रेन के साथ मूव कर रही है। ऊपर के बलून को पीछे पुश किया जा रहा है, क्योंकि उसे चारों ओर की स्टेशनरी हवा से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे टैंक में ट्रेन के ऊपर पानी के कारण लेगो गाय को धक्का लगता है। ये वैसा है जैसे जब आप कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं और हवा का रेजिस्टेंस फील करते हैं, तो जाते हैं उस जंप पर। अगर आप सभी एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे देख सकते तो आपको दिखता कि जैसे ही हम ट्रेन के अंदर चलना शुरू करते हैं, जब मैं जंप करता हूँ तो मुझे अपने पड़ोसी एयर मॉलिक्यूल से कोई पुशबैक नहीं मिलता, क्योंकि वे सब चिल हैं और हम सब साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन के ऊपर कहानी कुछ और है। मैं हर सेकंड में ट्रिलियंस एयर मॉलिक्यूल से टकरा रहा हूँ जैसे ही मैं तेजी से निकलता हूँ। तो अगर मैं अब जंप करता हूँ तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि वे मुझे पीछे क्यों धकेलेंगे और मैं किसी और जगह पर लैंड करूंगा। नंबर 7 के लिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपने एक छोटा 2 सीटर एयरप्लेन खरीदा है और आप जानते हैं कि प्लेन को उड़ने के लिए शांत दिन में 60 माइल्स पर आवर पर चलना होगा। तो एक दिन आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना आप एक रनवे बनाएं जो छोटा हो और प्लेन के साइज का ट्रेडमिल हो जो 60 माइल्स पर आवर तक जा सके, ताकि वो आपके अपने बैकयार्ड से हवा में जा सके। पर क्या सच में ये काम करेगा? चलो इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे मॉडल के साथ करते हैं। अब जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसे एक खास स्पीड पकड़नी पड़ती है, जिसके लिए एक लंबा रनवे चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं ये मॉडल एयरप्लेन के लिए क्या है। लगता है ये 10 मील प्रति घंटा है 15 फीट चलने के बाद। अब हमारे पास अपना बैकयार्ड ट्रेडमिल रनवे है जो 10 माइल्स पर आवर टेक ऑफ स्पीड पकड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो आप अपना प्रेडिक्शन शुरू करो। जैसे ही हम ट्रेडमिल शुरू करते हैं, हम प्रोपेलर को और तेज घुमाएंगे ताकि ये उसी जगह पर रहे और कैमरा फ्रेम में बना रहे। ठीक है, तो हम टेक ऑफ स्पीड पर हैं और अफसोस ये टेक ऑफ नहीं हुआ। इस पॉइंट पर हमें शक हुआ कि शायद हमने कुछ गलत मेजर किया है, तो हमने इसे और तेज कर दिया और फिर भी कुछ नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा बैकयार्ड ट्रेडमिल आइडिया फेल हो गया? चलो बात करते हैं एक प्लेन को उड़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि प्लेन को अपने विंग्स के चारों ओर हवा चाहिए होती है लिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर से ये वैसा ही है जैसे कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालना। रेड लाइट पर रुके रहने पर कोई लिफ्ट फील नहीं होती। जितनी फास्ट आप जाते हैं और जितनी ज्यादा हवा आपके हाथ से गुजरती है, उतना ही लिफ्ट फील होता है। यानी चाहे हमारा ट्रेडमिल कितना भी तेज चले, विंग्स पर हवा नहीं चल रही। हम रेड लाइट पर रुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से लोगों को जो कंफ्यूजन है वो इसे कार से कंपेयर करने की वजह से है, क्योंकि कार में ग्राउंड आपको फॉरवर्ड मोशन देता है, लेकिन प्लेन में प्रोपेलर वो काम करता है। इसे समझाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचो, आपके पास एक कार और एक प्लेन है अब तक की सबसे स्लिपरी आइस पर, क्योंकि कार का इंजन ग्राउंड का यूज करके टायरों के जरिए आगे बढ़ता है। कितना भी टायर घुमा लो, कार 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। लेकिन प्लेन पर बर्फ का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके व्हील्स तो पावर्ड ही नहीं होते। प्लेन का आगे बढ़ना उसके प्रोपेलर से होता है, इसलिए इसे टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जबकि हमें ये पता है, चलो इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि प्लेन आगे बढ़ सके। यानी हमें एक बड़ा ट्रेडमिल चाहिए। चलो अपने ट्रेडमिल को फिर से 10 माइल्स पर आवर टेक ऑफ स्पीड पर सेट करते हैं और इस पॉइंट पे हम वहीं पहुंच गए जहां से छोटी ट्रेडमिल के साथ शुरू किया था। ताकि प्लेन आगे बढ़े, चलो उसे और पावर देते हैं, जिससे वो हमारे बड़े ट्रेडमिल पर 15 फीट बाद 10 माइल्स पर आवर पर टेक ऑफ कर सके। जैसा कि आपको याद होगा, वही स्पीड और डिस्टेंस है जब हमने इसे बिना ट्रेडमिल के टेस्ट किया था। तो क्या आपका ब्रिलियंट बैकयार्ड रनवे ट्रेडमिल आइडिया काम करेगा? बिल्कुल, बशर्ते आपका बैकयार्ड एक्चुअल रनवे जितना लंबा हो। और अब हमारे फाइनल इंजीनियरिंग पजल के लिए हम इस हॉट एयर बलून में हैं और मुझे हाइट से डर का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे स्टीयरिंग व्हील तो नहीं मिला, पर जब भी आप हॉट एयर ऐड करते हो ये साफ दिखता है। हम ऊपर जाते हैं। हॉट एयर बलून्स कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिक्स का यूज करते हैं और नाम में ही क्लू है। हॉट एयर
कोल्ड एयर से कम डेंस होती है और हमने अपने कोक कैन से सीखा है कि लेस डेंसिटी वाली चीजें ऊपर उठती हैं। तो जब मचेयो ऐसा करते हैं और बलून की हवा गर्म करते हैं, वो हमें बेसिकली डाइट कोकिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे बाहर की हवा बलून के अंदर की हवा को ठंडा कर देती है, इससे ज्यादा डेंस बना देती है और फिर हम आम कोक की तरह नीचे आने लगते हैं। तो तुम्हारे पास बस यही कंट्रोल है कि हम ऊपर जाएं या नीचे। सही। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे जहाँ चाहूँ वहाँ लैंड करवा सकोगे। वो भी सही है। लेकिन अगर हवा उस तरफ जा रही हो और मैं वहाँ लैंड करना चाहूँ तो ये तो जादू होना चाहिए। हाँ, तो हम ये करेंगे। ठीक है, यहाँ रुको, क्योंकि मचेयो का आंसर समझने के लिए आपको पहले दो बातें समझनी होंगी। पहली बात यह है कि अगर आपके घर के पीछे हवा एक डायरेक्शन में चल रही है तो 1000 फीट ऊपर ये अलग डायरेक्शन में होगी और उससे 1000 फीट और ऊपर ये बिल्कुल अलग होगी। तो सवाल ये उठता है कि मचेयो को अलग अलग ऊंचाई पर हवा की स्पीड और डायरेक्शन कैसे पता चलती है। वहीं पे नंबर 2 आ जाता है, क्योंकि हर दिन कोई 2 ऐसे बलून्स दोपहर और आधी रात लंदन के टाइम पर आसमान में छोड़ता है। लेकिन ये पूरी दुनिया में 1000 लोकेशंस पर किया जाता है, वही एग्जैक्ट 2 टाइम पर। और इन बलून्स में एक चीज लगी होती है जिसे रेडियो साउंड कहते हैं, जो अल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर और विंड मेजर करता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को भेजता है जो सुपर कंप्यूटर में जाती है और ये रीजन है कि विंड और वेदर की प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती हैं। तो ये 2000 बड़े वेदर बलून्स हर दिन ऊपर जाते हैं और इवेंचुअली फटते हैं और कहीं पर गिर जाते हैं, कभी वापस नहीं मिलते। अब इसकी वजह से कंप्यूटर ये जान सकता है कि हर लेवल पर विंड की डायरेक्शन और स्पीड क्या है। तो दिन में मचेयो एक बार चार्ट देख लेते हैं और अगर प्रेडिक्टेड विंड डायरेक्शन और स्पीड ये है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ उतरें, तो उन्हें ऊपर ले जाना पड़ेगा और फिर से ऊपर ले जाना और फिर बलून को नीचे लाएं ताकि सही जगह पर उतरने के लिए अप्रोप्रिएट इनविजिबल रिवर्स ऑफ एयर को कैच कर सकें। तो हॉट एयर बलून्स खुद नहीं चलते, कम से कम जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं। ये एक टैग टीम की तरह है मदर नेचर के साथ। तो कुछ वेज में वो जादू से चलाने वाला पायलट नहीं बल्कि वेदरमैन है, जिसका मतलब असली जादू वो जूसी नॉलेज है जो मैंने अभी स्क्रीन के थ्रू मेरे ब्रेन से आपके ब्रेन में वायरलेसली पहुंचाया। ये है टिमी और ये एक पियानो प्रोडिजी है। उसे प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है और उसके पेरेंट्स को प्रैक्टिस के लिए कहना नहीं पड़ता। मुझे ये पसंद है, अपना काम करो टिमी। लेकिन ये है केटी और उसने हॉट क्रॉस बंस के बाद पियानो में इंटरेस्ट खो दिया, जिसका मतलब है प्रैक्टिस एक बैटल और एक काम है जो वो नहीं करना चाहती। और सच कहे तो मॉम भी इसे नहीं सुनना चाहती। तो केटी और मॉम, आपके लिए ग्रेट न्यूज है। 1 मंथ के पियानो क्लास के कॉस्ट में आपके पास 1 साल के लिए क्रंच लैब्स का बिल्ड बॉक्स हो सकता है, जिसमें ऐसे रिएक्शन मिलेंगे। और जब एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है तो आप बिना रियलाइज किए ढेर सारी कूल चीजें सीख रहे होते हैं। बहुत बढ़िया था। क्योंकि हर महीने जब नया टॉय आपके पास आता है और आप इसे मेरे साथ मिलकर बनाते हैं, तो आप इसे काम में लाने वाले सभी कूल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सीखते हैं। और ये सीक्रेट सॉस जिसे हम वेजिटेबल्स को छुपाते हैं, वो वजह है कि हमने ये बॉक्स दुनिया भर में लाखों पेरेंट्स तक पहुंचाए हैं, जो कहते हैं कि इससे उनके बच्चों में रेजिलियंस का नया लेवल खुला है, जिससे क्यूरियोसिटी और पैशन बढ़ा है। और इसके 2 ऑप्शन भी हैं। आपके पास बिल्ड बॉक्स है, जहां मैं 12 साल तक के बच्चों के लिए एक फन टॉय बनाते हुए बेसिक्स सिखाता हूं, और फिर है हैक पैक, जहां हम एक ऑसम बिल्ड इट योरसेल्फ रोबोट के साथ कोडिंग सीखते हैं आपके टीन्स के लिए या फिर आपके लिए भी। इनमें से आधे तो अडल्ट्स को भेजे जाते हैं। तो अगर आप हाउस होल्ड नैगर से हाउस होल्ड लेजेंड बनना चाहते हो और बच्चों को वो पैशन डिस्कवर करते देखना चाहते हो जो उन्हें पता भी नहीं था, crunch-labs.com पर जाओ या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो, जहां हम अभी 1 या 2 बॉक्स फ्री दे रहे हैं एज अ स्प्रिंग स्पेशल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।